नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसमें रक्त से संबंधित प्रश्न हैं वो लगभग सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज हम देखते हैं प्रश्न पहला फर्स्ट कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर है, उसने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। और इसका ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कब की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज 1900 में की थी। और इन्होंने जो 1900 में खोज की थी, इसके लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी 1900 में और इसके लिए उनको 1930 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। अब आगे देखते हैं, इसी के ऑप्शन के अंतर्गत आगे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है विलियम्स हार्वे। विलियम्स हार्वे ने किसकी खोज की थी? विलियम्स हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। परिसंचरण तंत्र की खोज की थी किसके द्वारा? विलियमसन हार्वे द्वारा। और रॉबर्ट हुक का दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? कोशिका की। कोशिका को सेल भी कहते हैं। सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और फंक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। फंक ने किसकी खोज की थी? विटामिन की। विटामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फंक के द्वारा। तो देखो इस प्रश्न में 4 ऑप्शन थे, चारों के चारों ऑप्शन आपको करवा दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन प्रश्न क्या कह रहा है? रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त समूह की खोज की गई थी आपके द्वारा, आपको पता ही है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की गई थी? 1900 ईस्वी में। 1900 में की थी और इसके लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विलियम्स हार्वे है, इसके द्वारा किसकी खोज की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। और फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? जो रक्त है अपना, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हेमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी और मेमोलॉजी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हेमेटोलॉजी। ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। अब आगे ऑप्शन क्या है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरोलॉजी। अब आगे सी क्या है? हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे शरीर में ऊतक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, उनका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? हिस्टोलॉजी। अब डी ऑप्शन क्या है? मेमोलॉजी। मेमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। किनके का अध्ययन किया जाता है? स्तनधारियों का। तो आपको 4 प्रश्न इसमें तैयार हो गए हैं। तो दोबारा से देखते हैं इस बार। क्या रक्त का अध्ययन कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमोटोलॉजी। हेमोटोलॉजी क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तंत्रिका तंत्र का। और हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। और मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? जब भी हम देखते हैं कि जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है, और होता ये किसके कारण है, आज हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, जिंक और कैल्शियम। तो आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या लाल होता है? कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हो कि रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम नामक एक रंजक होता है जिसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। हीम रंजक होता है हीमोग्लोबिन में, जो रक्त के रंग को लाल करने में सहायक होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 5.8 होता है, 6.6 होता है या 7.4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7.4। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। अब ये देखो 7.4 होता है तो मतलब रक्त की प्रवृत्ति क्या होती है?
क्षारीय प्रवृत्ति का होता है रक्त। रक्त क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति। अब देखो इसमें नाम क्या है दोस्तों? पीएच। पीएच स्केल होता है, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल को किसके द्वारा बनाया गया था? सोरे सेन द्वारा बनाया गया था। सोरे सेन द्वारा पीएच स्केल का निर्माण किया गया था। और ये पीएच क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। यह किसी विलयन में अम्लीय क्षारता का मापन करता है। किसी विलयन का जो सांद्रण है वो उसकी प्रवृत्ति अम्लीय है या क्षारीय है, इसका मापन करता है। तो आपको पता चल गया रक्त क्या है? क्षारीय प्रवृत्ति का है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मतलब जो रक्त होता है उसका शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किडनी के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा रक्त का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। और ये जो रक्त का शुद्धिकरण है ये क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। और किसके द्वारा होता है? यह किडनी में होता है। अब आगे देखते हैं। मानव रक्त के कितने समूह हैं? जो रक्त है इसका विभाजन आपको मैंने बताया था किसके द्वारा किया गया था? लैंडस्टीनर ने किया गया था। रक्त समूह का विभाजन कर दिया, लेकिन ये विभाजन कर तो दिया, ये कितने भागों में होता है या कितने समूह में होता है? तो आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो रक्त समूह का विभाजन कितने समूह में किया गया है? 4। और चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। इन 4 समूहों में कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में रक्त को 4 समूह में विभाजित कर दिया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही कहलाता है? सर्वग्राही का मतलब है कि वो सभी से खून या रक्त ले सकता है। तो निम्न में कौन कौन से ये 4 समूह दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रक्त वर्ग है जो सभी से, रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? ऑप्शन है ए बी और ओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी जो रक्त वर्ग वाला व्यक्ति है वो सभी से रक्त ले सकता है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि वे सभी से क्यों ले सकता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है, ये एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। अब ये एंटीबॉडी क्या है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्लाज्मा में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। यह क्या होता है? एंटीबॉडी होता है जो एंटीजन के विपरीत होता है, वो क्या होता है? एंटीबॉडी। कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा है, कौन सा सर्वग्राही वर्ग है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी। इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति के चोट लग गई जो कि ए बी वर्ग का है, क्या वह सभी से रक्त ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, वो सभी से रक्त ले सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता है? सर्वदाता का मतलब है कि सभी को रक्त अपना दे सकता है। कौन सा रुधिर वर्ग वाला है व्यक्ति है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है? तो ऑप्शन 1 है ए बी, 2 है ए, तीसरा है ओ और चौथा है बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को अपना रक्त दे सकता है। देना यानी दाता, ओ वाला व्यक्ति सभी को दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें एंटीजन की अनुपस्थिति होती है। किसकी अनुपस्थिति होती है? एंटीजन की। ये भी एंटीजन होता क्या है? एंटीजन होता है लाल रुधिर कणिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसी को ही क्या कहते हैं? एंटीजन। पता चल गया दोस्तों। सर्वदाता कौन सा है? ओ। और सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी। सर्वदाता यानी सभी को दे सकता है रक्त, और ए बी सर्वग्राही यानी सभी से रक्त ले सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता? कि यदि हमारे शरीर में वो प्रोटीन है जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। तो आपके पास ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है हेपरिन और डी ऑप्शन है ग्लाइको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिपरिन। हिपरिन नामक एक ऐसा प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में होता है जिसकी मौजूदगी के कारण हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता।
यदि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाए तो हमारे शरीर में रुधिर का प्रवाह नहीं हो पाएगा, जिससे कुछ समय पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वो अलग बात है यदि हम शरीर के जैसे चोट लगने पर यह हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनना आवश्यक है। और इसके लिए आपको बताया था रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा प्रोटीन होता है, विटामिन के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा है? इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मानव जो रक्त है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा भाग है रुधिराणु। दूसरा भाग क्या कहलाता है? रुधिराणु। मानव रक्त कितने भागों में है? दो भागों में। एक भाग है प्लाज्मा, दूसरा भाग क्या कहलाता है? रुधिराणु। अब प्रश्न है मानव रक्त में कितने प्रतिशत रुधिराणु, कितने प्रतिशत प्लाज्मा है? तो हमारे शरीर में 60% क्या होता है? रक्त में 60% प्लाज्मा पाया जाता है। अब ये प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा के बारे में देख ले। प्लाज्मा में 90% तक सिर्फ क्या होता है? जल है। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत तक जल पाया जाता है? तो प्लाज्मा में 90% तक जल पाया जाता है। और प्लाज्मा रक्त में कितने परसेंट होता है? 60%। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत है? 60% है। और इस 60% में जल कितने प्रतिशत है? 90% तक जल होता है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि रुधिराणु कितने प्रतिशत तक है? तो 40% तक रुधिराणु है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है? ये देखो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होनी चाहिए या होती है सामान्यतः? तो देखते हैं, शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 5%, और शरीर के वजन का 7%, और शरीर के वजन का 20%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शरीर के वजन का 7%। 7% क्या होना चाहिए? हमारे शरीर में रक्त होना चाहिए। ये अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Fe यानी आप इसको आयरन कह सकते हैं या लोहा भी कह सकते हैं। कौन सी धातु पाई जाती है? Fe। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या कहलाता है? यकृत कहलाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा करता है? यकृत करता है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, रुधिर बैंक का कार्य क्या कहलाता है? रक्त कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो देखो प्रश्न रक्त परिसंचरण तंत्र की बात की रही है, ना कि रक्त का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे द्वारा 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन या रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन किया था। और लैंडस्टीन ने आपको बताया था रक्त समूह को दो भागों में बांटा था। रॉबर्ट ब्राउन क्या है? इसने सबसे पहले पादप कोशिका में क्या देखा था? राइबोसोम को देखा था। मैडम क्यूरी ने क्या किया था? रेडियम की खोज की थी, और रेडियो सक्रिय तत्वों का अध्ययन करती है। तो अब क्या है? सबसे प्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? विलियमसन हार्वे द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1628 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सबसे पहले देख लेते हैं आरबीसी। तो इसको क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो दोस्तों पता चल गया आपको आरबीसी क्या है? लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका क्या होती है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसके बारे में आगे प्रश्न और देखते हैं दोस्तों। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान यानी आरबीसी कहाँ नष्ट होती है हमारे शरीर में? देखो निर्माण तो आपको बता दिया अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन इसका कब्रिस्तान यानी नष्ट कहाँ होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। यह प्रश्न देखो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है?
तो देखिए आरबीसी के जीवन काल कितने दिन का होता है। देखो ये ऑप्शन गलत है इनमें आप अपने पास, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 से 120 दिन के मध्य आरबीसी का जीवन काल होता है। तो देखो इन ऑप्शन से भी प्रश्न क्या हो सकता है कि 120 और 80, ये 150, 100 ये दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए हैं, अपना सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120 और 80 mmHg, ये हमारा क्या होता है, सामान्यतः रक्तदाब होता है। प्रश्न क्या है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 से 120 दिन के मध्य आरबीसी का जीवन काल होता है। और 120/80 ये क्या होता है, हमारे सामान्यतः रक्तदाब होता है। आगे करते हैं, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, क्या नाम है आपके पास, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना, रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त की मात्रा को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना। और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, श्वेत रुधिर कणिका। देखो श्वेत रुधिर कणिका है, इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। और इसे क्या कहते हैं, हमारे शरीर का सैनिक भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम श्वेत रुधिर कणिका, इसका काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना, इसी के कारण इसको क्या कहते हैं, हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं। और इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। देखो आपको मैंने बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण की खोज आपको मैंने बताई थी, किसने की, अध्ययन किसके द्वारा किया था, विलियम्स हार्वे द्वारा किया था। उसने इसको रक्त परिसंचरण को कितने भागों में बांट दिया था, 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 क्या है, धमनी, क्या है धमनी, और दूसरा क्या है, शिरा, और तीसरा क्या है, हृदय। ठीक है जी। और इसमें अपने क्या कर रहे हैं, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धमनी। धमनी क्या होता है, हृदय से शरीर की ओर रक्त को लेके जाती है, शरीर के विभिन्न भागों की ओर लेके जाने वाली कोशिकाओं को, रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, धमनी। और यदि आप बात करें शिरा की, तो क्या होती है शिरा, शिरा को उल्टा कर सकते हैं अपने, तो इसमें क्या आ जाएगा, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर लेके जाती है, उसको क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस रक्तवाहिनी, क्या आएगा प्रश्न, किस रक्तवाहिनी को हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं को हमारे शरीर का सैनिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करती है, और हमारे शरीर में जितनी भी टूट फूट हड्डियां हैं इनको सही मरम्मत का कार्य भी करती है। आगे ऑप्शन देखते हैं, रक्तचाप मापन का यंत्र कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर क्या होता है, रक्तदाब का मापन करती है। सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है आपको बताया था, 120/80 mmHg। ठीक है। उसके बाद क्या है, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है, इसके द्वारा क्या होता है, हम दूर स्थित किसी व्यक्ति को आसानी से साफ देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, आमीटर। आमीटर क्या होता है, हमारे शरीर, ये क्या होता है, विद्युत धारा का मापन करती है। किसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, एमीटर की द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता